हेलो स्टूडेंट, एक इसी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन थर्ड सेमेस्टर में जो आपका है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, उसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डीसी मशीन। ठीक है, डीसी मशीन में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए बताते हैं डीसी मशीन के बारे में। तो सबसे पहले आप जान लीजिए डीसी मशीन क्या होती हैं। ठीक है, डीसी मशीन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो जान लीजिए डीसी मशीन क्या होता है। डीसी मशीन आपका दो प्रकार से होता है। देखिए, सबसे पहला आएगा आपका डीसी जनरेटर, ठीक। फिर दूसरा आपका है डीसी मोटर, ठीक, डीसी मोटर। अब देखिए डीसी जनरेटर तथा डीसी मोटर क्या होता है। जो डीसी जनरेटर होता है, ठीक है, जो डीसी जनरेटर होता है उसका क्या होता है कि वह मैकेनिकली एनर्जी को इलेक्ट्रिकली एनर्जी में जनरेट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेट करता है या प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये आपका डीसी जनरेटर हो गया। और डीसी मोटर का काम क्या है? डीसी मोटर का काम है जो आपका इलेक्ट्रिकली एनर्जी को मैकेनिकली एनर्जी में कन्वर्ट करता हो, वो आपका डीसी मोटर हो गया। ठीक है, और आप डीसी जनरेटर तथा डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन आपको सेम मिलेगा। ठीक है, डीसी जनरेटर तथा डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन सेम होता है। अब चलिए हम आपको बता देते हैं आर्मेचर के बारे में जान लीजिए। आर्मेचर आपको सहायता करेगा। आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर के बारे में जान लीजिए। आर्मेचर जो होता है, ठीक है, आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर आपका होता है जिसके थ्रू आप सप्लाई देंगे या सप्लाई लेंगे, वही आपका आर्मेचर होता है। आपका जो डीसी मशीन में आर्मेचर होता है वही आपका रोटर होता है। ठीक है, डीसी मशीन जो होता है, डीसी मशीन में आपका आर्मेचर जो है, ठीक, आर्मेचर आपका वही रोटर होता है जिसके थ्रू आप सप्लाई लेंगे या सप्लाई देंगे। देखिए, जनरेटर में आप सप्लाई आर्मेचर के थ्रू लेंगे, लेकिन डीसी मोटर में सप्लाई आप आर्मेचर में देंगे। ठीक है, आर्मेचर हो गया। अब चलिए हम आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको कराने वाले हैं। ठीक, सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, कम्यूटेटर क्या होता है। आप इसको सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। डीसी मशीन में सबसे पहले आप इनको पढ़िएगा कि कम्यूटेटर क्या होता है, क्योंकि ये हर साल आपको पूछा जाता है कम्यूटेटर क्या होता है। ठीक है, कम्यूटेटर आपको पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछते हैं वो कम्यूटेटर क्या होता है। और इसमें एक और भी है, देखिए ये कम्यूटेटर है, इसमें एक और पूछ सकते हैं कि कम्यूटेशन क्या होता है। कम्यूटेशन की वर्किंग को आप लिखिए। ठीक है, सबसे पहले आप कम्यूटेटर को पढ़ लीजिएगा। कम्यूटेटर आपका देखिए, हम बता दे रहे हैं आपको, ऐसे लिखना रहेगा। डीसी मशीन के आर्मेचर, सबसे पहले आपको हम इसके बारे में बता देते हैं कम्यूटेटर होता क्या है। जो कम्यूटेटर होता है, ठीक, कम्यूटेटर का काम होता है वह एसी को डीसी में चेंज करेगा या डीसी को एसी में चेंज करता है। जो आपके डीसी मशीन के आर्मेचर होती है उसमें एसी प्रोड्यूस होता है। क्योंकि जो हमारी मशीनें होती हैं डीसी, जो हमारी जो मशीन है वो डीसी है, तो इसलिए हमको डीसी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, इसीलिए हम कम्यूटेटर के थ्रू एसी को डीसी में तथा डीसी को एसी में हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब परिवर्तित करते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर देखिए, अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन क्या है ये डीसी मशीन। ठीक, डीसी मशीन के आर्मेचर में फैराडे के नियमानुसार ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, फैराडे के नियमानुसार ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है, ठीक, देखिए ईएमएफ उत्पन्न होता है जो एसी होता है। ठीक है, जो आपका आर्मेचर होता है उसमें एसी प्रोड्यूस होता है। क्योंकि यह डीसी मशीन है इसलिए आउटपुट में डीसी चाहिए। इसी एसी को डीसी में चेंज करने के लिए कम्यूटेटर लगाते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर का काम एसी को डीसी में या डीसी को एसी में चेंज करना होता है। ठीक है, बस यही इतना काम है। फिर देख लीजिए, और इसके बाद है नोट में आप पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो लिखिएगा, नहीं तो मत लिखिएगा। यह एसी को डीसी में तथा डीसी को एसी में दोनों में बदलता है, हम आपको पहले ही बताए हैं। फिर देखिए यहाँ पे है, ये देखिए जनरेटर में एसी को डीसी में बदलता है। ठीक, एसी रहता है उसमें डीसी बदल देता है, मोटर में डीसी को एसी में चेंज करता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर की संरचना आपको लिखना रहेगा। कम्यूटेटर की संरचना किस प्रकार की होती है। देखिए, कम्यूटेटर में तांबा और माइका की पट्टी को आपस में जोड़कर एक चौकोर प्लेट बनाते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर जो होती है वो माइका और तांबा जो होती है कि पट्टी को आपस में, देखिए यहाँ पर ऐसे माइका है और यहाँ पर ये आपकी, देखिए ये कापर है। ठीक, कापर है और यह माइका है। ठीक, ये आपका माइका है।
फिर आपका यहाँ पे देखिए कापर रहेगा, फिर आपका यहीं पे ये आपका हो जाएगा माइका। इसी प्रकार से आप बनाएंगे, ठीक। बनाने के बाद चौकोर पट्टी बना लेंगे। बनाने के बाद आपका काम रहेगा, देखिए आगे बता रहे हैं, आगे है उसे मोड़कर रोटर के शाफ्ट पर कस देते हैं, ठीक है। आप जब चौकोर पट्टी बना लेंगे इस प्रकार से, देखिए यहाँ है, फिर यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे, यह आपका जो बीच वाला है इसमें माइका रहेगा और ये आपका कापर हो जाएगा। फिर आप बनाएंगे, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइका रह जाएगा। इसी प्रकार से आपको बनाना रहेगा। अब इसी को आपको मोड़ करके, ठीक है, चौकोर पट्टी है उसको मोड़ करके कापर के जो रोटर होती है, रोटर के शाफ्ट पे कस देते हैं। पुनः आर्मेचर से निकले हुए पॉइंट को कम्यूटेटर के तांबे वाले, जो कम्यूटेटर का आपका तांबे वाला बीच में देखिए तांबे वाला है, फिर आपको माइका है, तो जो तांबे वाला है, ठीक है, तांबे वाले पॉइंट जो आर्मेचर से निकले हुए पॉइंट हैं कम्यूटेटर के तांबे वाले खंड पर सोल्डिंग द्वारा कस देते हैं, सोल्डिंग कर देते हैं, ठीक है, सोल्डिंग कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपका फिगर है, आपको ऐसे ही फिगर बनाना होगा, ठीक, ऐसे ही। ये आपका हो गया चौकोर प्लेट है, ठीक है। अब इसी को आपको मोड़ना है, मोड़ करके कापर के शाफ्ट पे इस प्रकार से स्थापित करना है, लगाना है, ठीक है। देखिए यहीं पे आपको जितने भी आर्मेचर से आपके पॉइंट निकलेंगे, ठीक है, आर्मेचर से जितने भी पॉइंट निकलेंगे सबको आपको यहीं पे ऐसे लगा के कनेक्ट करना है, सोल्डिंग कर देना है, ठीक है। यह हो गया आपका कम्यूटेटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो कि हर साल पूछा जाता है। सबसे पहले आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, आपको इसको तैयार करना है, 5 नंबर में आता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन, ठीक है। डीसी मशीन के ईएमएफ इक्वेशन को आपको बताना है कि ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। तो आपको पूछ सकते हैं कि ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन का जो ईएमएफ इक्वेशन है उसको आप डिराइव कीजिए। देखिए हम आपको बता रहे हैं, पहले आप फिगर बनाइएगा। देखिए इस प्रकार से है, ये आपका पोल हो गया, जानते हैं, ये आपको सप्लाई से कनेक्ट कर दिए हैं, फिर ये आपके रोटर हो गए, ठीक। इसी को आर्मेचर बोला जाएगा क्योंकि इसी से सप्लाई आप लेंगे या देंगे, ठीक, यही आपका आर्मेचर है। देखिए इसमें ये स्लॉट कटे हुए हैं जिसके थ्रू आप कंडक्टर को इसके अंदर ले जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए आपको सबसे पहले लिखना है, यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिखना होगा, तभी आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे P नंबर ऑफ पोल, जो ये पोल हैं यही आपको बोलना है कि नंबर ऑफ पोल, कितने पोल हैं, ठीक। फिर यहाँ पर फाई है, पर पोल फ्लक्स, मतलब इस पोल के थ्रू जितने भी फ्लक्स जा रहे हैं उसी को फाई बोला गया, ठीक है। फिर आपका यस स्लॉट की संख्या है, फिर यहाँ पर सी आपको पर स्लॉट में कंडक्टर, जो यहाँ पे छोटे छोटे स्लॉट काटे गए हैं उसमें कितने कंडक्टर हैं उसी को बता रहे हैं, ठीक है, सी से बताया गया है। फिर देखिए यहाँ पर आपका जेड है, जेड है जो है, जेड में आपको जेड टोटल कंडक्टर, ठीक। तो एक स्लॉट में जितने कंडक्टर हैं, इस प्रकार से जितने भी स्लॉट हैं उसमें कंडक्टर से गुणा कर देने पे आपको यही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जेड बराबर एस इंटू सी, जेड टोटल कंडक्टर और यस इसमें स्लॉट है, ठीक। जैसे एक स्लॉट है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसमें जो कंडक्टर हैं आपके, ठीक, यहाँ से यहाँ तक आप ले जाएंगे और इसमें है, तो इसी को बोल रहे हैं कि जेड बराबर एस इंटू सी, ठीक। फिर देखिए आगे क्या है, आगे बोल रहे हैं कि जो एन है वो आरपीएम इन मशीन, ठीक, राउंड पर मिनट, ठीक, राउंड पर मिनट ऑफ मशीन की जो स्पीड है वो बता रहे हैं। फिर ए है आपका पैरेलल वेज, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर है कि किसी एक कंडक्टर में ईएमएफ, मतलब किसी एक जो कंडक्टर है उसमें जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ ई इक्वल्स टू d∅/dt, ठीक। यहाँ से देखिए इक्वेशन आप भी एक बना लीजिएगा। फिर देखिए माना एक पोल से कटने वाले फ्लक्स फाई हैं, पी पोल से कटने वाले फ्लक्स पी फाई होंगे, ठीक है, इस प्रकार से। फिर देखिए जो आपका यहाँ पे है डी फाई जो होगा आपका पी फाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है, डी फाई। फिर आपको बोल रहे हैं कि देखिए एन चक्कर पूरा करने में लगा समय 1 मिनट है, एक जो एन चक्कर पूरा करने में लगा समय 1 मिनट लग रहा है, ठीक है, एन चक्कर। तब एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, देखिए यहाँ पर आपका है एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 60/n, ठीक। dt इक्वल्स टू 60/n आपको यहाँ से हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो dt है उसको
पुट करने के लिए। और जो यहाँ पे फाई है डी फाई बाई, देखिए डी फाई बाई मतलब कितना टोटल फ्लक्स कितना है, तो जितने नंबर ऑफ पोल हैं इंटू फ्लक्स, फ्लक्स आपका फाई है, तो मतलब पोल से जितने भी फ्लक्स हो रहे हैं आपको डी फाई का मान पी फाई बराबर है, ठीक है। फिर आपको ये जितने भी मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में जो भी आपको मान प्राप्त हुआ है उसमें रखना है समीकरण 1 में। ये दो आपका 2 है, ये 3 है, ठीक है। 2 3 को 1 में रखना है समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 से आपको पूरा मान रखना होगा। रखने के बाद देखिए यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा पी एन फाई, ठीक, एन पी फाई बाई 60 टोटल कंडक्टर ऑफ ईएमएफ। टोटल कंडक्टर जिसमें टोटल कंडक्टर का ईएमएफ कितना होगा, पी एन फाई जेड। जेड आपके टोटल कंडक्टर है ना, जेड बराबर एस इंटू सी, तो टोटल कंडक्टर है उसमें कितना ईएमएफ है वो आपको टोटल यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। पी एन फाई बाई 60 जेड बाई ए, ये आपका ईएमएफ इक्वेशन है। इसको आपको प्रूव करने के लिए दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। पहला क्वेश्चन हम आपको बताएं कम्यूटेटर, दूसरा क्वेश्चन ईएमएफ इक्वेशन पूछ सकते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में आपकी डीसी मशीन में। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। ईएमएफ इक्वेशन को आप रफ में 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अच्छी तरह से लिखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे लैप बाइंडिंग तथा वेव बाइंडिंग में संबंध, इसमें भी पूछ सकते हैं लैप बाइंडिंग क्या होता है और वेव बाइंडिंग क्या होता है। लैप बाइंडिंग जो होती है आपको बताया है ना, ए पैरेलल वेज, तो ए बराबर पी यहाँ पे रख दीजिएगा आप, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैप बाइंडिंग में ए बराबर पी होता है। फिर यहाँ पर आप रखेंगे ए के जगह पे पी रखना है आपको, ए के जगह पे आप पी रखेंगे तो आपको यहाँ पे ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा, देखिए पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ये मिलेगा। फिर वेव बाइंडिंग में क्या होता है, वेव बाइंडिंग जो आपका पैरेलल वेज होती हैं ए बराबर 2 होती हैं, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये क्या होती हैं। तो देखिए यहाँ पे हैं वेव बाइंडिंग में आपको ए बराबर 2 रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ई डब्ल्यू जो है वेव बाइंडिंग के लिए आपको जो प्राप्त होगा यहाँ पे दिया गया है पी एन फाई जेड बाई 120, ठीक। ये आपका वेव बाइंडिंग के लिए है। समीकरण 1 या समीकरण 2 से भाग देने पर जो आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे भाग देंगे जब समीकरण 1 और 2 से, तो आपको ई डब्ल्यू बाई ई एल वेव बाइंडिंग अपॉन लैप बाइंडिंग इक्वल्स टू पी बाई 2 आपको मिलेगा, ठीक है। इसको आप नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आप ईएमएफ इक्वेशन को अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, लिखेंगे ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। फिर देखिए आप अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर में वो देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर में देंगे, वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। देखिए आपको वो आपको पूछ सकते हैं फॉरवर्ड पिच, बैकवर्ड पिच तथा रिजल्टेंट पिच जो है वो आपको एक एक करके लिख देंगे। फॉरवर्ड पिच को बताइए, बैकवर्ड को तथा रिजल्टेंट पिच को आपको अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन एक ही में लिखेंगे, आपको बताना रहेगा कि इनकी परिभाषा आपको लिखना रहेगा, ठीक। देखिए सबसे पहले आपको बता दें इसको कैसे लिखना है। इसमें है आपका, देखिए फॉरवर्ड पिच क्या होता है। देखिए फॉरवर्ड पिच क्या होता है, फॉरवर्ड पिच जो है आपका किसी दो क्रमागत कॉइल हों कि प्रथम कॉइल का दूसरा कंडक्टर तथा जो आपका प्रथम कॉइल का दूसरा कंडक्टर, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पर ये आपका कॉइल हो जाएंगे, यही बोल रहे हैं, जो आपका कॉइल है ना, ये इस कॉइल का ये दूसरा कंडक्टर, ठीक, और दूसरे कॉइल का दूसरा जो कॉइल है आपका, ठीक है, दूसरे कॉइल का ये पहला, ठीक है, पहला कंडक्टर और पहले कंडक्टर का दूसरा के बीच की दूरी को फॉरवर्ड पिच कहते हैं। देखिए यहाँ पे है आपके किन्हीं दो क्रमागत कॉइल के प्रथम कॉइल का दूसरा कंडक्टर तथा दूसरे कॉइल का प्राथमिक कंडक्टर के बीच की दूरी को फॉरवर्ड पिच कहते हैं। इसे वाई एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे है, बहुत आसान शब्दों में आपको बता रहे हैं, ठीक है, इसी तरह से आप लिखिएगा। फिर देखिए बैकवर्ड पिच पूछ रहे हैं। बैकवर्ड पिच क्या होता है, बैकवर्ड पिच, देखिए बैकवर्ड पिच किसी कॉइल की, ठीक है, किसी कॉइल के प्राथमिक कंडक्टर तथा दूसरे कंडक्टर, ठीक है, किसी कॉइल के प्राथमिक कंडक्टर तथा दूसरे कंडक्टर के बीच की दूरी को बैकवर्ड पिच कहा जाता है, ठीक है। इसी को वाई बी से प्रदर्शित किया जाता है।
फिर देखिए आपका तीसरा है रिजल्टेंट पिच क्या होता है। रिजल्टेंट पिच के बारे में भी आपको लिखना है। रिजल्टेंट पिच देखिए, रिजल्टेंट पिच जो है आपका YF तथा YB जो आपके फॉरवर्ड पिच हैं तथा बैकवर्ड पिच के बीच के रिजल्टेंट को रिजल्टेंट पिच कहते हैं, ठीक है। इसे YR से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिगर भी आप अच्छी तरह से बना दीजिएगा। देखिए सबसे पहला कॉइल आपका A है, ठीक, कॉइल आपका एक हो गया, यहाँ देखिए फिगर में आप। फिर दूसरा कॉइल हम बना रहे हैं, देखिएगा दूसरा कॉइल आपका है यहाँ से, ये वाला दूसरा कॉइल है। बोल रहे हैं कि पहले कॉइल का आपका यहाँ पे देखिए ये वाला दूसरा है, ठीक। पहले कॉइल का दूसरा और पहले कॉइल का दूसरा और दूसरे कॉइल का पहला यहाँ पे है, इनके बीच की दूरी को फॉरवर्ड पिच कहा जाता है, ठीक। ये आपके फॉरवर्ड हो गए। फिर दूसरा बोल रहे हैं कि फिर दूसरे में आपका देखिए आपका पहले कॉइल का पहला तथा दूसरे कॉइल का दूसरा, इनके बीच की दूरी को बैकवर्ड कहा जाता है। और इन दोनों के जो बीच में है, देखिए इन दोनों के बीच यहाँ आपका YF हो गया, ये YB हो गया। यहाँ पे जो बीच की दूरी है यही आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से फिगर बना के समझा दीजिएगा अच्छी तरह से, तभी आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली जो वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, ठीक है। और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी उद्धार हो जाए साथ ही साथ, ठीक है। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है डीसी मोटर का आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। डीसी मोटर में जो आर्मेचर रिएक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में देखेंगे, आपको ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आर्मेचर रिएक्शन के बारे में बताइए, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है आसान शब्दों में। देखिए आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, देखिए डीसी मोटर में आर्मेचर रिएक्शन, स्टेटर, ठीक है। आपको स्टेटर पता होगा, डीसी मशीन के स्टेटर, ठीक। स्टेटर के फ्लक्स जब रोटर से कटते हैं तो रोटर में घूर्णन अवस्था में EMF उत्पन्न होता है। बोल रहे हैं कि जो आपका यहाँ पे देखिए ये स्टेटर है, ये आपका रोटर है, ठीक। यहाँ पे आपके ये जो है पोल है, ये आपके पोल है। तो पोल से स्टेटर से जो फ्लक्स निकल रहे हैं वह रोटर से कट रहे हैं, ठीक है। तो रोटर से कटते हैं तो रोटर में घूर्णन अवस्था में EMF उत्पन्न होता है, इसमें EMF उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें EMF उत्पन्न होता है। फिर आगे बोल रहे हैं, देखिए EMF उत्पन्न होता है, पुनः धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। EMF उत्पन्न होने के बाद आपका धारा उत्पन्न होगा। चूँकि आउटपुट में वोल्टेज और करंट प्राप्त होता है, ठीक है। और आउटपुट में वोल्टेज और करंट प्राप्त होता है। चूँकि आर्मेचर में धारा उत्पन्न होने के बाद खुद के फ्लक्स भी उत्पन्न होते हैं। जो आर्मेचर आपका रोटर है उसी को बोल रहे हैं कि रोटर में जब आपका रोटर जो है उसमें जब वोल्टेज तथा करंट उत्पन्न हो रहे हैं तो खुद के फ्लक्स भी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। खुद के फ्लक्स उत्पन्न होता है, हाँ, खुद के फ्लक्स भी उत्पन्न होते हैं, ठीक। देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि चूँकि आर्मेचर में धारा उत्पन्न होने के बाद खुद के फ्लक्स उत्पन्न होते हैं जिससे आर्मेचर फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। यह आर्मेचर का फ्लक्स है आपका, ठीक है। आर्मेचर के फ्लक्स स्टेटर के फ्लक्स पर जो प्रभाव डालते हैं उसे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं। जो है आपका यहाँ पे देखिए, जो यह आपका स्टेटर है, ठीक। यहाँ पर ये आपके रोटर हैं, ये आपके पोल हैं, ठीक है। यहाँ पोल से जो भी फ्लक्स आपके उत्पन्न हो रहे हैं वह रोटर से कटने के बाद रोटर में एक EMF उत्पन्न होता है। EMF उत्पन्न होने के बाद आपका करंट भी उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ये जो करंट उत्पन्न होता है, करंट उत्पन्न होने की वजह से यहाँ के खुद के करंट है तो इसकी वजह से इसमें EMF प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इस EMF की वजह से
जो करंट है, करंट की वजह से फ्लक्स उत्पन्न होता है, ठीक है, EMF तो मिल ही रहा है, फ्लक्स उत्पन्न होता है। ये जो इनके जो फ्लक्स होते हैं वो ये स्टेटर के फ्लक्स पर जो प्रभाव डालेंगे उसी को बोल जाता है, यही आपका आर्मेचर रिएक्शन है, ठीक है। ये आपका आर्मेचर रिएक्शन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से पूरे तैयार कर लीजिएगा, फिगर उगर बनाइएगा, तभी आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। ये जान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फिगर आपको इस तरह से बनाना होगा। फिगर देख लीजिए, यहाँ पे ये देखिए आपका मेन फ्लक्स है, ठीक, पोल के थ्रू जो भी फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है मेन फ्लक्स है, ठीक, ये सारे पोल हैं। ये आपका स्टेटर है, इसी को आर्मेचर बोला जा रहा है, जिसे सप्लाई लेंगे या देंगे, ठीक। मोटर रहेगा तो देंगे और जनरेटर रहेगा तो आप इसके थ्रू सप्लाई को लेंगे। फिर देखिए यहाँ इनकी जो फ्लक्स हो रहे हैं वो रोटर से कटने के बाद रोटर में आपका EMF तथा करंट फ्लो उत्पन्न हो रहा है। अब करंट उत्पन्न होने की वजह से खुद के फ्लक्स उत्पन्न हो रहे हैं। इनकी जो फ्लक्स हो रहे हैं वह मेन फ्लक्स, जो आपके मेन फ्लक्स हैं, मेन फ्लक्स आपके पोल के थ्रू जो उत्पन्न हो रहा है उस पर प्रभाव डाल रहे हैं। देखिए सीधे डायरेक्ट जा रहे हैं, जिससे जो प्रभाव डाल रहे हैं उसी को आर्मेचर रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। ये आपका फिगर हो गया, ठीक है। यहाँ आपको लिखना रहेगा फाइएस स्टेटर का फ्लक्स है, ठीक है, फाइएस आपका स्टेटर का फ्लक्स है, फाई आपका आर्मेचर का जो फ्लक्स है, ठीक है। ये आपका स्टेटर का फ्लक्स, ये आपका आर्मेचर या रोटर भी बोल सकते हैं, रोटर का फ्लक्स। ये आपका IA जो आपकी आर्मेचर है उसकी करंट है, करंट की वजह से आपको फ्लक्स बन हो रहा है ना आर्मेचर में, वही आपको लिखा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आर्मेचर रिएक्शन से प्रभाव। आर्मेचर रिएक्शन से प्रभाव आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा क्या होता है। देखिए हम बता दे रहे हैं आपको आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर जो है आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव। देखिए सबसे पहला आपका डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, फिर दूसरा आपका है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अब ये जान लीजिए कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है तथा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। ये आपके आगे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी के लिए, तो आप इसके बारे में जान लीजिए। पेपर में भी पूछा जाता है कि आर्मेचर रिएक्शन से होने वाले प्रभाव को आप लिखिए, ठीक है। तो आपको दोनों लिखना होगा कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, फिर दूसरा आपका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। अब डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना रहेगा। देखिए डीमैग्नेटाइजिंग का आपको फिगर इस तरह से बना लेना है, ठीक है। बनाने के बाद आगे देखिए थ्योरी में आपको क्या लिखना है। थ्योरी में आपको लिखना होगा, थ्योरी में आप इस प्रकार से लिखेंगे आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर से उत्पन्न फ्लक्स मेन फ्लक्स के अस्तित्व को समाप्त कर दें तो इससे विचुम्बकन प्रभाव कहते हैं, इसे ही डीमैग्नेटाइजिंग बोला जाता है। हिंदी में आपको विचुम्बकन है कहते हैं। मशीन के दोनों MNA, ठीक है, MNA के बीच पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, MNA के बीच पॉजिटिव तथा निगेटिव कंडक्टर विचुम्बकन प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। ये 4 थीटा में होते हैं, ठीक है। MNA GNA को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा MNA GNA होता क्या है, ठीक है। फिर देखिए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को आपको पहले फिगर देख लीजिए, ये आपका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है। यहाँ पे देखिए थ्योरी में आप क्या लिखेंगे, फिगर आपको इस तरह से बनाना है। बनाने के बाद देखिए क्या लिखना है आपको, लिखने में आपका है आर्मेचर की 2 अल्फा फ्लक्स। देखिए यहाँ पे ये वाला और ये वाला, यही जो है फ्लक्स, ठीक, और इनके रोटर के भी फ्लक्स। फिर देखिए क्या काम क्या है इनका, बोल रहे हैं कि आर्मेचर के 2 अल्फा के फ्लक्स स्टेटर मेन फ्लक्स पर किसी एंगल पे पड़ते हैं, ठीक है। यह जो आपका मेन फ्लक्स है ना, मेन फ्लक्स जो है ये स्टेटर के अल्फा पर, जो अल्फा वाले देखिए ये किसी एंगल पे पड़ रहे हैं ना, किसी एंगल पे पड़ रहे हैं, जिसके कारण मेन फ्लक्स के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। मेन फ्लक्स का डायरेक्शन आपका इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये आपको डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। इस प्रकार से भेजेंगे, मतलब किसी भी प्रकार से भेजेंगे, लेकिन डायरेक्शन को वो चेंज कर देते हैं। रोटर पर पड़ने वाला फ्लक्स कम हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जो रोटर है, रोटर पर पड़ने वाला फ्लक्स कम हो जाता है तथा रोटर पर फ्लक्स डेंसिटी भी असमान हो जाता है। जो फ्लक्स डेंसिटी है वो भी असमान हो जाता है, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी जो है असमान हो जाता है, जिससे EMF में कमी हो जाती है और करंट पर कंडक्टर अलग अलग हो जाता है, ठीक है। करंट पर कंडक्टर जो है, कंडक्टर पर करंट जो आपका है
वो कम हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार आर्मेचर रिएक्शन स्टेटर के मेन फ्लक्स को बहुत हद तक बर्बाद कर देता है। इस प्रकार से आर्मेचर रिएक्शन जो होती हैं, इस प्रकार की जो आर्मेचर रिएक्शन होती हैं स्टेटर के फ्लक्स को बहुत हद तक बर्बाद कर देती हैं। इसे समाप्त करना अति आवश्यक है, ठीक है। ये आपके जो आर्मेचर रिएक्शन पे प्रभाव डालती हैं इसके बारे में बताया गया है कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होती हैं, ठीक है। इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। आर्मेचर रिएक्शन के होने वाले प्रभाव इस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आपको इसी तरह से लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करने की विधियाँ, ठीक है। हम आपको आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन से होने वाले प्रभाव क्या होते हैं तथा अब हम आपको बताने वाले हैं आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करने की विधियाँ, ठीक है। इस प्रकार से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, ठीक है। क्या क्या पूछते हैं, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है और आर्मेचर रिएक्शन से प्रभाव क्या है और आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करने की विधियाँ। आप आर्मेचर से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि किसी न किसी में वो मतलब फंस जाएंगे आपको कि मतलब पूछ लेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन बताइए, आर्मेचर रिएक्शन से होने वाले प्रभाव, आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करने की विधियाँ, ठीक है। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करने की विधियाँ क्या कौन कौन सी हैं। देखिए, आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करने के लिए पहली विधि आपको है एक्स्ट्रा टर्न बढ़ा के, ठीक है। एक्स्ट्रा टर्न बढ़ा के ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और फिर दूसरा आपका है समकारी कुंडलन द्वारा, ठीक है। इसी को आप बोल सकते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग द्वारा, ठीक है। फिर आपका है एयर गैप बढ़ा के। फिर चौथा आपका है इंटरपोल का प्रयोग करके। फिर ये आपका एक्स्ट्रा टर्न वाला है। तो चलिए हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपको इसमें तैयार करना है समकारी कुंडलन, कंपनसेटिंग वाइंडिंग और आपको इंटरपोल वाला, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप इसमें तैयार कर लीजिएगा। हम आपको बता भी रहे हैं आगे। चलिए देखिए, एक्स्ट्रा टर्न बढ़ा के, एक्स्ट्रा टर्न वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दे रहे हैं, आप किताब से पढ़ लीजिएगा, ठीक। अगला है आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग देख लीजिए, फिगर आपका इस प्रकार से बनेगा कंपनसेटिंग वाइंडिंग का। अब हम आपको बता दे रहे हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता क्या है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का मतलब है कि जो आपके पोल हैं, पोल में आप उसमें आप स्लॉट काट देंगे, ठीक है। ये देखिए आपका पोल है, ठीक है। इसी पोल में आपको स्लॉट काटना है। देखिए यहाँ पे स्लॉट काटा गया है। स्लॉट में आपको जो वाइंडिंग करना है, वाइंडिंग आपको सीरीज में रोटर के थ्रू करना है। आप इसमें वाइंडिंग करने के बाद रोटर में आपको कनेक्ट करना है, ठीक। ये आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है। वाइंडिंग का मतलब, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का मतलब क्या होगा ये हम आपको बता दिए हैं। आगे देखिए क्या है, आगे आपका है, देखिए फिगर आपको इस प्रकार से बनाना है। फिर आपका वर्किंग, कंस्ट्रक्शन आप लिख दीजिएगा जो भी बताए हैं, ठीक, देख के आप लिख देंगे। फिर आपका है वर्किंग, वर्किंग में आपको देखिए इस प्रकार से लिखना है। वर्किंग है आपका, यहाँ पे है आपका वर्किंग। वर्किंग में देखिए इस प्रकार की वाइंडिंग पोल्स ऊपर स्लॉट में की जाती है, ठीक है। इस प्रकार जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है वह पोल में स्लॉट काट के उसमें वाइंडिंग की जाती है। यह वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में होती है, ठीक है। आर्मेचर के साथ आप इसको इस प्रकार की वाइंडिंग को सीरीज में करेंगे। यह आर्मेचर के साथ सीरीज में होती है। आर्मेचर से उत्पन्न होने वाले फ्लक्स कंपनसेटिंग वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाले फ्लक्स ठीक उल्टा होता है, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। देखिए फिगर में हम आपको बता रहे हैं, जो ये आर्मेचर के फ्लक्स उत्पन्न हो रहे हैं, जब करंट फ्लो हो रहा था उसकी वजह से जो यहाँ से फ्लक्स उत्पन्न हो रहा था, यहाँ पे जो आप वाइंडिंग किए हैं ये स्लॉट में, इसके थ्रू जो भी आपका फ्लक्स उत्पन्न होगा ये आपके विपरीत दिशा में होंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे ये आपके विपरीत दिशा में है और ये भी है, ये आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। निरस्त करने के बाद इसमें आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी मशीन आसानी से ऑपरेट होंगे, कोई लॉसेस नहीं होगा। यही बोल रहे हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग में। देखिए यहाँ पर इसको अभी आप लिख दीजिएगा, पी पोल में कंडक्टर, ठीक है। पी जो है पोल में कंडक्टर जेड है आपके। फिर एक पोल में पी पोल में कंडक्टर, ठीक। पी पोल में कंडक्टर आपका जेड है, तो एक पोल में जेड बाई पी। टर्न्स कितना हो जाएंगे, पी बाई जेड बाई पी बाई 2, ठीक है। जो एक कॉइल होता है आपका, ठीक,
एक कॉइल में आपके 2 कंडक्टर होते हैं। देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो यहाँ से 2 आप भाग दे देंगे तो आपका टर्न्स पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए ये इस प्रकार से आपका फार्मूला मिल जाएगा। फिर जेड जो आपका यहाँ पर लैम्डा है, लैम्डा इक्वल्स टू पोल में चाप बटे पोल में पोल पिच। ठीक है, इस प्रकार से आप फार्मूला लिख देंगे। लगभग इसका जो मान आएगा 0.7 लगभग में। ठीक है, इसको लिखिएगा, न लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। आपको थ्योरी अच्छी तरह से लिखना है, फिगर भी आप अच्छी तरह से बनाएंगे। ठीक है, साफ सुथरा लिखिएगा। फिर देखिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग यहाँ पे बाय यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग पी पोल में टर्न्स चालक जेड है, पी पोल में जेड बाई पी आपका टर्न्स इस प्रकार से हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर है, देखिए अगला है आपका बाय यूजिंग इंटरपोल। हम आपको बताए थे ना कंपनसेटिंग वाइंडिंग आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर आपका है इंटरपोल। ठीक, इंटरपोल पे आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। देखिए इंटरपोल में क्या होता है, इंटरपोल में भी आप देख लीजिए, यहाँ पे दिए हैं आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करने के लिए मुख्य पोल पर एक्स्ट्रा टर्न बढ़ाया जा रहा था। अब 2 पोलों के बीच में एक अतिरिक्त पोल लगा देते हैं जो इंटरपोल कहा जाता है। ठीक है, जो आपके पोल लगे थे जिसके थ्रू आप फ्लक्स उत्पन्न कर रहे थे, उसी पोल के बगल में आपको एक अतिरिक्त पोल लगा देना होगा। ठीक है, ये जो पोल होगा यह आर्मेचर के वाइंडिंग के साथ सीरीज में रहता है, या आर्मेचर के वाइंडिंग के साथ सीरीज में रहता है। इसको लगाने से निम्न लाभ पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या है निम्न फायदे हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं ये देख लेते हैं। निम्न फायदे हैं, देखिए आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करता है। ठीक है, आपको इंटरपोल लगाने से क्या क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में बता रहे हैं। आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करता है, सबसे पहले यही आपको समाप्त करेगा। फिर आपका दूसरा है स्पार्किंग को कम करता है। ठीक है, स्पार्किंग को कम करते हैं। फिर आपका है तीसरा अवशेष चुंबकत्व को बनाए रखते हैं। अवशेष जो चुंबकत्व होते हैं वो बनाए रखते हैं, जिससे जनरेटर को सेल्फ एक्साइटेड बनाया जा सकता है, जिससे जनरेटर होती हैं सेल्फ एक्साइटेड को बनाया जा सकता है। देखिए इनके इतने काम हैं इंटरपोल के। फिगर देखिए, फिगर आपका कुछ इस तरह से है। देखिए फिगर है आपका, यही आपका इंटरपोल है। ये आपके पोल हैं, पोल के बगल में इंटरपोल लगाया गया है छोटा छोटा सा। ठीक, ये आपके स्पार्किंग को कम करते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को कम करते हैं तथा सेल्फ एक्साइटेड भी बनाते हैं। ठीक है, ताकि आसानी से आपका चालू हो सके। फिर आपका तीसरा देखिए नेक्स्ट वाला है एयर गैप बढ़ा के। एयर गैप में क्या होता है, देखिए एयर गैप में होता है जब आर्मेचर और स्टार्टर पोल के बीच में गैप बहुत ज़्यादा कर दें, आर्मेचर के फ्लक्स मेन फ्लक्स के पास नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण मेन फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं करते हैं। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाता है, लेकिन एयर गैप बढ़ने से निम्न प्रभाव होते हैं। देखिए एयर गैप इस प्रकार से निम्न प्रभाव पड़ते हैं। फिगर तो यहाँ पे है नहीं, हम बता दे रहे हैं। फिगर आपको इस तरह से बनाना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि पूछा भी जा सकता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। थ्योरी लिख दी है। फिगर आपको देखिए इस तरह से बनाना है। ये आपका स्टेटर हो गया, फिर यहाँ पर ये आपके रोटर हो गए। ठीक, यहाँ पे आपके स्लॉट काटे गए हैं, ये आपके पोल हो गए, ये आपके पोल हो गए। कह रहे हैं कि स्टेटर, यहाँ पे जो आपके ये पोल हैं और रोटर के बीच की दूरी को आपको, ये जो बीच की दूरी है इन्हीं को बढ़ाना है। बढ़ाने से जो यहाँ के फ्लक्स हैं ये स्टेटर के पास नहीं पहुँच पाएंगे, जिससे आर्मेचर रिएक्शन समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से आपका जो भी मशीन होगा वो बहुत भारी हो जाएगा। ठीक, बहुत भारी हो जाएगा और साइज में भी बहुत भारी हो जाएगा, जिससे बहुत नुकसान होगा। आसानी से ट्रांसपोर्टेशन करना आसान नहीं होगा, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आसान नहीं होगा। इसीलिए एयर गैप मेथड है, इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, न के बराबर किया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप करा दिए हैं, आगे जो भी क्वेश्चन है उसको हम करा देंगे। आगे आपका डीसी जनरेटर है, उसमें हम आपको
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे। तब तक के लिए आप ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं इसको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। जितने भी डेरिवेशन वाले क्वेश्चन हैं उनको आप रफ में 1 बार 2 बार 3 बार डिराइव करेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।